हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे बेटा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इकोलॉजी का एक नया टॉपिक है। फिर से यहाँ से आपको समझ में आएगा बेटा कि डाइवर्सिटी में किस तरह से आपका जो डिस्टरबेंस होता है वो भी अलाउ करता है कि किस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस। इसका मेन मोटिव क्या है मैं बता देता हूं। जब हम बात करते हैं इस तरह के हाइपोथेसिस का, तो ये कहता है बेटा कि डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, मगर कब तक इंक्रीज होगी। मान लो डिस्टरबेंस कम है बहुत ज्यादा, तो डिस्टरबेंस कम होने से हमारा जो यहाँ पे डिस्टरबेंस कम हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ऐसा पहले इसको बना लेता हूं मैं। ठीक है बेटा, चलिए ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में मैं आपको एक बात यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक ऐसा वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं बढ़िया से, ऐसा वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और इस कर्व को थोड़ा, एक मिनट, चलो ग्राफ को पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। ये देखो, ये ग्राफ जो है वो कैसे दिख रहा है उसको देखना आप। ठीक है, डिस्टरबेंस के लिए क्या बोला गया है उसको आप समझ जाएंगे यहाँ पे। चलिए भाई, ये हमारा ग्राफ जो है बेटा रेडी हो गया है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस, ये क्या कहता है कि मान लो डिस्टरबेंस के बढ़ने से हमारी जो डाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, डिस्टरबेंस के बढ़ने से, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ जो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ये क्या बढ़ते दिखा रहा है बेटा। यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं, डिस्टरबेंस को बढ़ते हुए दिखा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये डिस्टरबेंस को बढ़ते हुए दिखा रहा है। अब डिस्टरबेंस के बढ़ने से तुम्हारे स्पीसीज की डाइवर्सिटी में क्या फर्क पड़ता है, इसको हमको देखना है। तो इनिशियली क्या बोल रही है कि जब डिस्टरबेंस बढ़ता है तो हमारी डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है। कब तक इंक्रीज हो रही है, इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये देखो, देखो डिस्टरबेंस के बढ़ने से हमारी डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई, मगर जब एक्सेसिव, यहां पे ले लो बेटा लो डिस्टरबेंस और यहां पे ले लो बेटा हाई डिस्टरबेंस। ठीक है, तो लो डिस्टरबेंस में भी स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या है, कम, और हाई डिस्टरबेंस में भी क्या है, डाइवर्सिटी कम ही होती है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, इसी इंटरमीडिएट कंडीशन में मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलने के कारण इस लॉ का नाम रखा गया बेटा इंटरमीडिएट डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में नोट कर देता हूं भाई। स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है बेटा, ठीक है, वो लो होगा इन बोथ दी कंडीशन, दोनों कंडीशन में लो होगा। ठीक है, बोथ दी कंडीशन ऑफ लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो लो इंटेंसिटी हो या फिर हाई इंटेंसिटी हो, किसका, डिस्टरबेंस का। ठीक है, डिस्टरबेंस के लो और हाई फ्रीक्वेंसी और तुम्हारे इंटेंसिटी में जो डाइवर्सिटी होती है वो कम होती है। तो मैक्सिमम कब होता है अभी, तो डाइवर्सिटी इज मैक्सिमम, द डाइवर्सिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, कब होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम इन इंटरमीडिएट, राइट, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी
intermediate frequency and intensity, right, intensity of क्या बेटा, disturbance। ये लो, इंटरमीडिएट कंडीशन में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं डिस्टरबेंस की तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हम दोनों को कंसीडर करेंगे। तो याद रखना, while talking about while talking about ठीक है, डिस्टरबेंस, जब हम डिस्टरबेंस के बारे में हम बात करेंगे बेटा, दोनों पैरामीटर को लेंगे। बोथ द पैरामीटर आर इंक्लूडेड। वो दोनों पैरामीटर क्या है, तो एक है बेटा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एक है इंटेंसिटी। एक फ्रीक्वेंसी और एक क्या है, इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बेटा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंटरमीडिएट डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस। दिमाग में सेट कर लो, कभी भी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट में आता है तो आप उनको बताना कि जो डाइवर्सिटी होती है वो इंटरमीडिएट कंडीशन में मैक्सिमम होगा, चाहे वो किसी भी लेवल की बात हो रही हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इकोलॉजिकल कंप्रेशन। क्या नाम है इसका, इकोलॉजिकल कंप्रेशन। ये इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो भाई इकोलॉजिकल कंप्रेशन का मतलब है बेटा, जब हैबिटेट में, चलो एग्जांपल देता हूं आपको पहले। ठीक है, मान लो ये हमारा एक सिटी है, चलो सिटी का नाम मैं भिलाई रख देता हूं क्योंकि अभी भिलाई में ही रहना हो रहा है। और भिलाई में एक पॉपुलेशन थी, कितनी पॉपुलेशन थी, ये इतने लोग रहते थे। ठीक है, अब इतने लोग रहते थे, इनके पास एरिया एकदम पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मगर जैसे जैसे नए पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे, अब नए पॉपुलेशन को मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूं। अभी देख लो, नए पॉपुलेशन के बढ़ने से आपके इकोसिस्टम भिलाई में जो एरिया है बेटा आपके रहने का, वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसी कम होने वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल कंप्रेशन बोलते हैं। इकोलॉजिकल कंप्रेशन कब होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ती है। तो यहां पे एक वर्ड हम लिखेंगे बेटा, हैबिटेट पर स्पीसीज। एक स्पीसीज के लिए जो हैबिटेट एरिया होता है वो डिक्रीज होता है बेटा। कैसे डिक्रीज होता है, डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग। ठीक है, किस चीज को इंक्रीज करने से, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ द स्पीसीज। इनके बढ़ने से जो एरिया है वो कम होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल कंप्रेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल कंप्रेशन के नाम से हम जानते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन बन जाएगा, लो स्पीसीज नंबर, लो स्पीसीज नंबर, और एक बन जाएगा बेटा हाई स्पीसीज नंबर। ठीक है, हाई स्पीसीज नंबर, ये दो कंडीशन हो गए। चलो भाई, यदि स्पीसीज के नंबर या पॉपुलेशन यदि कम है तो हैबिटेट एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो में हम नोट कर सकते हैं बेटा हाई हैबिटेट एरिया, और यहां यदि हाई स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ गई है दैट मींस लो हैबिटेट। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेटा लो हैबिटेट एरिया के नाम से जानेंगे। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे जो इकोलॉजिकल कंप्रेशन है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जब अच्छे बताओ, जैसे मान लो एक इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब उनके बीच में इकोलॉजिकल कंप्रेशन बहुत ज्यादा है। जब भी कभी इकोलॉजिकल कंप्रेशन बढ़ता है तब तब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा उनमें स्पेशलाइजेशन अडॉप्ट होती है, जैसे डार्विन फिंचेस। ठीक है भाई, वो पूरे गैलापागोस आइलैंड के जितने भी बर्ड्स थे वो अभी तक यदि एक ही खाना को खाते तो उनकी डेथ हो जाती, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती। मगर बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म कंपटीशन उनके बिग शेप में चेंजेस हुआ,
और चेंजेस होने के बाद उनमें कंपटीशन कम हो गई क्योंकि इनके फूड रिसोर्सेज भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो वही बात है यहाँ पे इकोलॉजिकल कंप्रेशन के बढ़ने से, ठीक है, इन हाई इकोलॉजिकल कंप्रेशन, ठीक है, फूड स्पेशलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है या चेंज हो जाता है। स्पेशलाइजेशन इज हाई, ये अच्छा चीज है। यदि अपने आप के फूड के स्पेशलाइजेशन को चेंज नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लो, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द हैबिटेट इज लो, राइट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द हैबिटेट, ठीक है, इज लो, कम है। तो पहला स्पीसीज क्या करेगा, सो स्पीसीज become specialized become specialized for food type, ठीक है। या तो ये फूड टाइप को चेंज कर देगा या तो चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज नहीं कर पाया तो उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि उनको खाना मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जब लो इकोलॉजिकल कंप्रेशन होती है बेटा, देयर इज अ लैक ऑफ फूड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट करता हूं, इन केस ऑफ लो इकोलॉजिकल कंप्रेशन, जब लो इकोलॉजिकल कंप्रेशन होगी तो यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं लैक ऑफ फूड स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ फूड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन वहां पे बनता है बेटा। चलिए भाई, ये हो गया सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक बात करते हैं बेटा आज के वीडियो में, आइलैंड बायो जियोग्राफी। आइलैंड बायो जियोग्राफी, ठीक है। तो भैया बायो जियोग्राफी के बारे में हमको बात करना है। नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर आइलैंड, इट डिपेंड्स ऑन, मतलब एक आइलैंड में कितने तरह के एनिमल रह सकते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है बेटा कि कितने लोग फेवर करते हैं आने को। और यदि वहां की कंडीशन अच्छी नहीं है तो लोग जाने को फेवर करेंगे। तो एक एक्सटिंक्शन और एक बेटा एमिग्रेशन, इन्हीं के रेट को हमको देखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन आइलैंड, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन आइलैंड डिपेंड्स ऑन, किस बात पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड नंबर वन, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कितने लोग हैं जो इस दुनिया से चल बसे, विलुप्त हो गए बेटा। और दूसरा डेटा आ जाता है रेट ऑफ इमिग्रेशन, कितने लोग हैं जो बाहर से आए। तो यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ इमिग्रेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ये आइलैंड में लोग आ क्यों रहे हैं, तो मान लो ये छोटा सा आपको आइलैंड मिल गया है और ये है बेटा जहां हम पहले से रहते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं मेनलैंड और इसका हम नाम रख देते हैं आइलैंड, ठीक है। अब लोग जो है वो मेन आबादी वाले क्षेत्र से, मेन पॉपुलेशन वाले क्षेत्र से यहाँ क्यों आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्यों आएंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन और कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमको जानना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या रूल होते हैं भाई, तो चलो देखते हैं क्या क्या रूल होता है उसको। मान लो उसके लिए अपन एक कंडीशन बना के देखते हैं। मान लो लेस नंबर ऑफ स्पीसीज है, मान लेते हैं बेटा, ठीक है, लेस नंबर ऑफ स्पीसीज इन आइलैंड, ठीक है, आइलैंड में पहले से कम लोग रहते हैं, एक कंडीशन बन सकती है। या फिर इसको पलट दो, मोर नंबर है, यदि मोर नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन आइलैंड, तो ये दो कंडीशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को हमको क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक, चलिए देखिए, ठीक है। तो किसी आइलैंड में पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। मान लो उस आइलैंड में बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो बेटा जहाँ कम लोग रहते हैं वहां पे एक्सटिंक्शन का रेट तो कम होगा, तो ई मतलब एक्सटिंक्शन हो जाएगा और आई का मतलब हो जाएगा बेटा इमिग्रेशन, आने वाले लोग, ठीक है। तो जहां पॉपुलेशन कम है वहां पे एक्सटिंक्शन कम होगा, तो लो होगा।
और आने वाले लोग क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। पहले से ही हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन यदि वहां पे रहता है तो उनका जो एक्सटिंक्शन रेट होता है वो क्या हो जाएगा, हाई, और आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बेटा, लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बात हो गई। एक हो गया बेटा पॉपुलेशन पहले से है या नहीं है उसके बेस, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम बात करते हैं साइज वाला, और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा डिस्टेंस वाला। ठीक है, एक साइज वाला बात कर लेंगे और एक डिस्टेंस वाला बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। सबसे सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं बेटा साइज इफेक्ट, और एक हम ले लेंगे बेटा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इफेक्ट कहते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे एक मेन लैंड बना दो, इसको हम बोल देते हैं बेटा मेन लैंड। ठीक है, अब मेन लैंड में मेन पॉपुलेशन रहती है और यहीं से इसको उठ के जाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन लैंड। दूसरी बात, एक इसमें कंडीशन भी ले लेते हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, तो पहला कंडीशन पास के लिए बना लेंगे यदि साइज की बात हो रही है। अच्छा, साइज वाला बना लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं बेटा छोटा साइज बड़ा साइज। अब हमारा जो आइलैंड है वो ये साइज का है, और यहाँ पे जो आइलैंड है वो ये साइज का है टोटल। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं साइज के बारे में। सेम चीजों को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे भी सेम कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइज का था बेटा, यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या करते हैं, सेम कॉपी कर लेंगे अपन, इसको सेम साइज का कॉपी करते हैं। यहाँ पे बड़ा छोटा से मतलब नहीं है यहाँ पे हमको मतलब है डिस्टेंस है, तो एक को मैं पास रखता हूँ और एक को मैं दूर रख देता हूँ बेटा, ऐसे तो डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है चार कंडीशन हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे बंदे की साइज, जो आइलैंड है उसकी साइज क्या है बेटा, साइज छोटी है। यहाँ पे साइज जो है वो बड़ी है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो सबसे पहली बात आपको पता ही है, साइज छोटा होगा तो आने वाले कम होंगे, जाने वाले ज्यादा होंगे। तो बेटा इमिग्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक्सटिंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। उल्टा कर दो, यहाँ पे साइज बड़ा है तो बेटा इमिग्रेशन हो जाएगा हाई, लोग आने वाले ज्यादा हो जाएंगे, और एक्सटिंक्शन का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। उल्टा हो गया। ठीक है, जब मेन लैंड से अब डिस्टेंस की बात करेंगे तो जो पास होगा उसमें इमिग्रेशन ज्यादा होगा और एक्सटिंक्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो लोग तो जाएंगे नहीं, तो इमिग्रेशन हो जाएगा बेटा लो, और एक्सटिंक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये चार कंडीशन है। ठीक है, इसको कंक्लूजन देते हैं भाई। मोर इमिग्रेशन होगा कहां पे, देख लो यार, मोर इमिग्रेशन। ठीक है, ड्यू टू लार्जर साइज, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आइलैंड। आइलैंड की साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, लोग आएंगे। क्यों आएंगे, ऐसा कंडीशन क्यों बन रहा है, तो बेटा जितना लार्ज साइज ऑफ आपका एरिया होगा उतना ही ज्यादा रिसोर्सेस होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिसोर्सेस अवेलेबल होगा। तो ये एक एडवांटेज मिलता है। दूसरी बात, मोर इमिग्रेशन यहां किसके लिए हो रहा है, देखो तो मोर इमिग्रेशन, ज्यादा आने वाले लोग किस में, देखो तो जहां पे डिस्टेंस कम हो, तो मोर इमिग्रेशन ड्यू टू, राइट, नियरर, जो नियर बाई होगा उसी में होगा बेटा, नियरर मेनलैंड, राइट, और लेस डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड।
मेन लैंड से पास में नियरेस्ट होना चाहिए, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जो दूर होगा वहां पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो एमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन का एक सिंपल सा हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। चलो भाई, ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ में पहले तो इसको इरेज कर दो। ठीक है, इधर का हमको काम नहीं है, तो पहला हमने इरेज कर दिया भाई, ऐसा हमको इरेज कर देना है क्योंकि इतने का ही काम है हमको। ठीक है, बाकी से कोई काम नहीं है। चलो देखो यार, अब क्या बोल रहा है भाई, देखना, किसी भी इकोसिस्टम में जब आप नंबर ऑफ स्पीसीज देखते जाओ, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात हो रही है, इंक्रीज होती है। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ने से क्या क्या होता है उसको देखना है। तो बताओ, आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ स्पीसीज अभी कम है और बाद में ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया बेटा, कट बन गया है, तो इसको हम एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, एक यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, इक्विलिब्रियम स्टेट है, EQM स्टेट कह देंगे इसको। चलो ये हो गया। अब आप ग्राफ देख करके बताओ कि कौन इमिग्रेशन है और कौन जो है एक्सटिंक्शन है। ठीक है, पॉपुलेशन के बढ़ने से जो कम होता है बेटा वो कौन सा है, इमिग्रेशन है, आने वाले लोग। मगर पॉपुलेशन के बढ़ने से जो बढ़ता है वो विलुप्तता है बेटा, एक्सटिंक्शन होता है। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, एक्सटिंक्शन का हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा ग्राफ आएगा तो आप पहचान लोगे कौन इमिग्रेशन है कौन एमिग्रेशन है, ये एक्सटिंक्शन है। ठीक है, और दोनों पॉइंट जहां पे कॉमन है, द पॉइंट वेयर आई एंड ई मतलब इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन कट each other, right, gives the equilibrium state, EQM स्टेट देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, आने वाले भी और जाने वाले भी, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया बेटा, ये आपका कह रहा है रेट और ये है आपका नंबर ऑफ स्पीसीज। इन दोनों के बीच में जो हमने ग्राफ बनाया तो बीच में क्या मिला, इक्विलिब्रियम स्टेट मिला। स्पीसीज के बढ़ने से जो कम होता है बेटा वो है एमिग्रेशन, और स्पीसीज के बढ़ने से जो बढ़ती है वो रेट है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट है वो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बड़ा आसान और सिंपल है, फंडा जो है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। और आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है बेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी, और उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और बाकी वीडियो और अपलोड करने की कोशिश करता हूँ।